नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और अब देखिए, हम देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 4। सारी चीज़ों को कवर किया गया है, जैसे कि पहले 3 प्रश्न पत्र आ चुके हैं, इसी प्रकार ये चौथा है। देखते हैं इसको क्या है। इसमें वही 45 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत है ये। कोशिश करेंगे, अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला आएगा तो वो भी करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, दोहा कोश के रचयिता कौन है? यानी कि दोहा कोश किसने लिखा है। अगर हमने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो हमें पता है दोहा कोश के रचयिता कौन है। सी ऑप्शन रहेगा। सरहपाद या सरहपाद भी होता है इनका नाम लिखा हुआ। दूसरा प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? देवनागरी लिपि की अगर हम बात बोले, वर्णमाला में अगर आते हैं तो हम वर्णमाला में आमतौर पे देखते हैं या तो 46 वर्ण मिलते हैं या 48 वर्ण मिलते हैं। लेकिन पूरी देवनागरी लिपि की अगर बात करें हम, तो इसका ऑप्शन बता दूं पहले तो मैं आपको। एक ऑप्शन रहेगा 52 वर्ण होते हैं, क्योंकि मूल देवनागरी लिपि में तो 46 वर्ण है। 46 वर्ण कैसे हैं? 11 स्वर हैं हमारे, जैसे ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग। अंग और अह स्वर में नहीं आते। री, ये 11 जो है, ये हमारे 11 तो स्वर हो जाते हैं, इसमें 11 स्वर है। 2 जो है वो अयोगवा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रही हूँ इस पर। उसके बाद हमारे यदि व्यंजनों की हम बात करें तो 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन है, 4 अंत्यस्थ है और 4 उसमें है। तो 25 और 4 29 और 4 33 ये हो गए, प्लस 2 जो है उत्क्षिप या अधिक व्यंजन जिसको बोलते हैं, वो कौन से हमारे? एक तो ये वाला है ढ, और एक ढ ये वाला है नीचे बिंदी वाला। ये जो न ट ठ ड ढ वाली लाइन में 2 अधिक, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन या अधिक व्यंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या तो है हमारी 46। यदि मूल व्यंजनों की बात आती है तो 46 आते। स्वर और व्यंजन वर्णमाला में मूल वर्ण, सॉरी व्यंजन नहीं। और यदि वैसे ही पूछा जाए तो 2 प्लस करके 48 आएंगे, यानी कि 48 हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वर्णमाला का हिस्सा है। और अगर कुल देवनागरी लिपि की बात आती है तो इसमें 4 जो है हमारे संयुक्त वर्ण भी आ जाते हैं, अक्षय त्रय गय श्रय। वो वर्णमाला का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि का भाग है, तो इसलिए देवनागरी लिपि का अगर पूछा जाए तो कुल 52, तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा ए, 52। उसके बाद आगे देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न, मेवाती किस वर्ग की बोली है? देखिए, हमने पीछे बोलियों का वर्गीकरण किया था और बड़ा अच्छी सी एक वीडियो शुरू में मैंने बनाई थी, हिंदी भाषा और उसके विकास, और उसमें मैंने बोलियों का वर्गीकरण बड़े अच्छे सुंदर तरीके से बांटा हुआ। जो हमारे पीजीटी या टीजीटी वाले जो भी मित्र बिंदु साथी हैं, वो एक बार उसको देख ले अवश्य, क्योंकि आपके बड़े उपयोग की साबित होगी। एक आधा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, पश्चिमी, हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी। अगर आपको याद हो तो राजस्थानी की 4 बोलियां थी, मेवाती, सेवाती, हाड़ौती। ये जो न राजस्थानी सी के अंतर्गत आती है हमारी ये। तो जयपुरी, हाड़ौती को जयपुरी भी बोलते हैं। सी ऑप्शन रहेगा इसका, राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाती। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? यदि हमने शुरू में भी पढ़ा था, पहले भी मॉडल टेस्ट पेपरों में आया है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन रहेगा चौथे का हमारा, बी। उसके बाद अगला है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? इस श्रेणी में कई उपन्यास है, लेकिन अधिकतर विद्वान किसको मानते हैं हिंदी का पहला उपन्यास? सेवा सदन, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। देखिए, चंद्रकांता और सेवा सदन तो बाद के हैं। भाग्यवती पहले उपन्यास की दौड़ में था, लेकिन इसको एक लंबी कहानी कह के अस्वीकार कर दिया गया था। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का जो है, इसको अधिकतर विद्वान पहला उपन्यास मानते हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा 5वें का। अष्टयाम की रचना इसमें से किसने की? अष्टयाम रचना है, ये कृति है अष्टयाम, इसकी बात है। प्रश्न नंबर 6, अष्टयाम के रचनाकार नंददास, बल्लभाचार्य, गोकुल, नाभादास। डी ऑप्शन रहेगा, नाभादास ने रची है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अष्टयाम के रचयिता कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल क्या है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल पूछा गया है यहाँ पर, इसमें 7वां प्रश्न। ऑप्शन रहेगा 1853 में जो है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ लेना, उससे 4 साल पहले निकला था, तो 1853 इसका हिंदी साहित्य का इतिहास जो था उसमें शिव सिंह सरोज भी एक अपनी जगह है, जिसमें काफ़ी सारे कवियों ने जो ना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिव सिंह सरोज लिखा था। तो ये 1853 में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा 7वें का। 8वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था?
हिंदी साहित्य को सबसे पहले संग्रहित करने का काम किसने किया था? तो यदि संग्रह की हम बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ अगर रॉ मटेरियल सा एक इकट्ठा कर दिया गया था, यूँ लगा लीजिए, तो उसमें बात आती है गारसादा तासी ने। ये गारसादा तासी थे, फ्रेंच विद्वान थे ये, और इन्होंने लिखा था, उर्दू के पक्षधर थे गारसादा तासी। हिंदी ये भी मैंने एक पहला चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ाया भी है। और मेरी एक आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी और बात करूँगी, एक ई बुक जो है मैंने एक बड़े अच्छे से करके निकाली है, और उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, और उसमें थोड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ भी है। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, अगर उसको खरीद पाओ और उसको प्रिंट फोटो स्टेट करवा पाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़े दिन हैं और ऐसे में नोट्स टाइप की बुक हमारे बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। और वो एक नोट्स की तरह ही बनी हुई है, उसके अलग अलग पार्ट है, उसमें आप जो है टेक्स्ट बुक के तौर पे भी ले सकते हैं अलग। और उस लगभग 13 सेट 250 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे ये मॉडल टेस्ट पेपर मैं वहीं से करवा रही हूँ, 10 मॉडल टेस्ट पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें ये बड़े विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। आगे 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? संदेश राशक इसमें से किसकी रचना है? संदेश राशक की रचना बार बार आ रहा है प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए कई बार कवर हो गया ये। तो ये तो अब तो हमें पता चल ही गया किसका है, अब्दुल रहमान का है संदेश राशक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा की समय सीमा क्या की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है काल विभाजन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। तो वीर गाथा काल जिसका नाम दिया था इन्होंने, बाद में उसी को उन्होंने वीर गाथा काल को आदि काल दिया, डबल नाम है रामचंद्र शुक्ल के। तो वीर गाथा विक्रमी संवत में दिया है उन्होंने, यदि याद हो तो आपको ऑप्शन रहेगा विक्रमी संवत 1050 से 1375, और 1375 से 1700 फिर भक्ति काल दिया, 1700 से 1900 रीति काल दिया दे, और 1900 से आद्य तक, यानी कि जब तक उन्होंने लिखा था तब तक जो है ना उन्होंने उसको आधुनिक काल दिया था। इस प्रकार उन्होंने ये काल विभाजन किया था। अब अगला देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में फ्रायड, युंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों, कुंठाओं, काम भावनाओं आदि का विश्लेषण किया गया है। शेखर एक जीवनी इसी वर्ग का उपन्यास। यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको, आगे का शेखर एक जीवनी उपन्यास काफ़ी चर्चित रहा, और ये आधुनिक विडंबनाओं को, या यूँ लगा लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इसमें जो पहले उपन्यासों में नहीं थी, नई चीज़ें थी इसमें। तर्क क्या है? मनोविज्ञान के आलोक में किया गया यह विश्लेषण एकांकी एवं अधूरा है, इससे उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ है। उक्त आलोक के में निम्न में से सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन हमको बड़े अच्छे से पढ़ना है और फिर देखना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखते हैं इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। 11वें का पहले का ए और आर दोनों गलत है, नहीं ये आ गया हमारा, हाँ जी, ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल सही है, ए तो सही है, सारी बातें उसमें दी बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन आर उसका अनुसरण नहीं करता, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ उनको उजागर नहीं करता। देखिए क्या कहता है, एकांकी एवं अधूरा है, इसमें उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ, कि कोई भी रचना बिना उपकार की नहीं होती, और उसको एक अलग धारा मिली, उसको भी एक अलग जो है ना पोषण मिला, तो इस प्रकार तो हम नहीं कह सकते। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन है ये ए रहेगा, सॉरी बी के निशान लग गया, ए रहेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में भी एक दो ने कहा कि निशान गलत, कई बार लगते लगते पता नहीं चलता, लेकिन बोलते कई बार जो है ना दिमाग कहीं और होता है, तो एक आधे प्रश्न में कहीं ऐसी गड़बड़ हो जाए तो त्रुटि माफ। आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है। 12वां प्रश्न क्या कहता है? स्थापना और तर्क का है 12वां प्रश्न भी हमारा। अब इसमें क्या है कि नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है? नई कहानी नई कविता की तर्ज पर गढ़ा शब्द है। प्रयोग धर्मिता एवं वैचारिकता को सभी नए कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जिससे नई कहानी में कथानक का महत्व कम हो गया। उत्कथनों क्या? ए और आर दोनों गलत नहीं, गलत तो नहीं है, दोनों बिल्कुल सही भी नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है और अंशतः गलत है। हाँ ठीक है, ए तो सही है, बिल्कुल है, मध्यकालीन मूल्यों का ह्रास भी हुआ नवीन वैज्ञानिक, लेकिन यो प्रयोग धर्मी वैचारिकता के सभी नए कहानीकारों ने, सभी ने तो नहीं किया, तो इसलिए आधा सही है और आधा गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा डी सही रहेगा, इसका डी ऑप्शन, ये डी। ठीक है, उत्तर है डी इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या है।
स्थापना और तर्क का या क्या, ये आप ये मत सोचना स्थापना और तर्क के स्टेट में नहीं आते। कुछ बच्चे कहते हैं स्टेट का पेपर का लेवल दिन पे दिन हार्ड होता जा रहा है और ये नेट के पेपर के जैसा पेपर बनता जा रहा है, तो आप ये मत मानो कि नहीं आएंगे। अगर हमें आते हैं तो हमारा 1 नंबर बहुत ही ईजी है। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास की उन घटनाओं को कथानक का आधार बनाया जो हमारी वर्तमान स्थिति के लिए बहुत हद तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये तो स्थापना तो इसकी। अब तर्क देख लेते हैं क्या है। चंद्रगुप्त नाटक में तक्षशिलाधीश ने विदेश आक्रांताओं से उत्कोच लेकर भारत में घुसने का मार्ग दे दिया था, ये बात भी ठीक है। तथा पारस्परिक अहम के टकराव के कारण नंद के पर्वतेश्वर को सहायता विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ नहीं की, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारा, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आएगा। ए और आर दोनों सही है, इसके दोनों ही बात दोनों कथन सही है। अगर हमने पढ़ रखे और हमें उनके बारे में ज्ञान है तो इस प्रकार के कथन और तर्क हम बड़े जल्दी से डिसाइड कर पाते हैं कि सही है, बिल्कुल सही है ये दोनों। उसके बाद अगला देख लीजिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। तत्वदीप निबंध के लेखक इनमें से कौन है। तत्वदीप निबंध किसने लिखा था, ये शायद एक बार पहले भी आ चुका है, किसका है अब देखते हैं। यहाँ पर गोस्वामी विठलनाथ का, वल्लभाचार्य का और कृष्णदास और मध्वाचार्य। वल्लभाचार्य जी थे विठलनाथ के पिता, जिन्होंने जो है ना शुद्धाद्वैतवाद भी दिया था। बी ऑप्शन रहेगा इनका, बी ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आ जाता है पेपर में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी या इसके संस्थापक कौन थे, ये भी आ जाता है। तो यदि हम स्थापना की बात करें तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन आएगा इसका। सीधा सीधा उत्तर तो ये है ले। और कई बार आता है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, तो गोस्वामी विठलनाथ थे अष्टछाप के संस्थापक, जिसमें 8 कवि थे। और उन 8 कवियों में ये नीचे वल्लभाचार्य के 4 तो नीचे दिए हुए 16वें प्रश्न में। उस 8 कवियों के नाम जो थे वो कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, ये 8 थे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विठलनाथ के शिष्य थे। तो स्थापना हुई थी 1965 में। उसके बाद 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था। अब मैंने अभी भी बताया आपको 4 उसके थे और 4 विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के थे। 16वां प्रश्न और 16वें का उत्तर हमारा रहेगा नंददास जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था, ये विठलनाथ का शिष्य था ना। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास ये जो है किसके थे, और कृष्णदास ये आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास विठलनाथ का था। उसके बाद आगे देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है। उत्तर रामचरित नामक राम कथा पर आधारित संस्कृत ग्रंथ किस कवि का है, यानी कि किस कवि ने लिखा है, ये 17वां प्रश्न हमारा। भास का, भवभूति का, श्री हर्ष का या दिनाग का। भवभूति ने लिखा। 17वें का ऑप्शन सी रहेगा। उत्तर रामचरित नामक राम कथा पर आधारित संस्कृत भवभूति का है उत्तर रामचरित। तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है। ज़्यादातर विद्वान इसी पर सहमत है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी इसी को मानते हैं तुलसीदास का। 18वां प्रश्न हमारा ए ऑप्शन 1532 जो है इनका जन्म माना गया है। ज़्यादातर लोग 1532 के आसपास ही मानते हैं इनका। रामचंद्रिका का रचयिता कौन है। अब रामचंद्रिका जो है रीति ग्रंथ है, रीतिकाल का लिखा हुआ। और रामचंद्रिका का प्रश्न कई बार किसी न किसी रूप में आ जाता है, या तो यूँ आ जाता है छंदों का अजायब घर किसको कहा जाता है, या जो है न केशव की प्रौढ़ कृति कौन सी है, या इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर रामचंद्रिका किसका ग्रंथ है। 19वां प्रश्न हमारा केशवदास का है ये, इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। उसके बाद निम्न सूक्तियों को सम्मिलित कीजिए। 20वां प्रश्न 4 प्रश्नों वाला एक प्रश्न आ गया। बहुत ही अच्छे जो है ना इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, और एक बार आप कर लो तो भूलोगे नहीं इसको। लेखकों से मिलाना है उपन्यास को। आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, पुनर्नवा। अब आप देखिए आधा गांव राही मासूम रज्जा का है, एक का हमारा आ जाएगा सी। उसके बाद राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, अगर हमने उपन्यास पढ़ रखे हैं तो। रंगभूमि प्रेमचंद जी का है, 5वां आ जाएगा। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आप देखिए 1 का 3 और 2 का 1, 3 1 और फिर है हमारा 3 का 5, 3 1 5 और 4। अब ये कि 3 1 5 4 ऑप्शन अगर आप देखो इसका तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। ये ऑप्शन रहेगा इनके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला 21वां प्रश्न क्या कहता है, फिर सूचियों को सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया 21वां हमारा। वक्रोक्ति संप्रदाय। देखिए संप्रदायों की बात अगर हम करें काव्य शास्त्र के अंतर्गत, एक आधा प्रश्न जरूर आएगा, और पिछले बार स्टेट में तो काव्य शास्त्र को ज़्यादा ही टच किया गया था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। वक्रोक्ति संप्रदाय किसने दिया था? रस संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। ये मैंने पहले भी आपको एक बार बता दिया है कि एक दूसरे से जोड़ जोड़ के, वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके करते हैं हम। और रस संप्रदाय भरतमुनि ने दिया था, ये तो हमने शुरू से पढ़ा था, रस संप्रदाय तो याद रह जाएगा। औचित्य संप्रदाय मतलब किसने दिया था, और ध्वनि संप्रदाय किसने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके उत्तर क्या रहेगा हमारा। पहले का है हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय देने वाले है कुंतक, यानी कि ये देखिए वक्रोक्ति संप्रदाय किसने दिया? कुंतक ने दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरे का देखते हैं। रस संप्रदाय दिया भरतमुनि ने, यानी कि 1 आ जाएगा। औचित्य संप्रदाय दिया क्षेमेंद्र ने, यानी कि सी का 2 आ जाएगा। और ध्वनि संप्रदाय दिया आनंदवर्धन ने, ये आ जाएगा। रीति संप्रदाय है वामन का, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब आप इनको कैसे जोड़ोगे? रस सिद्धांत को तो भरतमुनि से जोड़ लेंगे तो हमारे बहुत सारे लोगों को याद भी रहता है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा टेढ़ा कर लीजिए, या वक्र मतलब कर ले, आप किसी भी तरह करके इसको किसी चीज़ से जोड़िए। कुंतक यानी कि जो दूसरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाए, कुंतक को इस प्रकार याद कर लीजिए, जुड़ जाएगा इसके। औचित्य, औचित्य मतलब जो सही है। सही क्या होता है? क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र को क्षमा से जोड़ लीजिए। आपका मर्जी, आप किसी भी तरह जोड़ो, जब जोड़ोगे तभी याद रहेगा। अगर औचित्य है, उचित तो क्षमा ही होती है। देखो अगर आप किसी को दंड देते रहो तो वो उचित थोड़ी है, तो क्षेमेंद्र से जुड़ गया औचित्य। ध्वनि आनंदवर्धन, आनंद कौन देता? संगीत देता है। संगीत में क्या होती है? ध्वनि होती है, तो ध्वनि संप्रदाय देने वाले आनंदवर्धन है। इस प्रकार जोड़ के देख लीजिए और पक्का याद हो जाएगा। 100% कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो इस प्रकार जो ना अच्छे से याद आप करोगे इसको। अगर वैसे रट्टे मारोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा। आगे देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है। रीतिकाल आचार्य कवियों ने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया है, यह कथन किस आलोक में? आज किसने कहा यह कथन? 22वां प्रश्न हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे ये कथन आगे वाले ऑप्शन देखे बिना ही हमारा आ गया उत्तर यहाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये बी ऑप्शन है इसका 22वें का। उसके बाद अगला देखिए 23वां प्रश्न क्या कहता है। सॉरी, जगत विनोद किस रीतिकालीन कवि की कृति है? यानी कि जगत विनोद किस रीतिकालीन कवि ने लिखी है? ग्वाल कवि, पद्माकर देव और मतीराम। रीतिकालीन कवियों के इनाम है सबके। 23वां प्रश्न का उत्तर हमारा पद्माकर, जगत विनोद जो है वो पद्माकर का है। पद्माभरण, जगत विनोद, ये उन्हीं की रचनाएं हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद अगला देखिए, इसका ऑप्शन रहेगा सी। कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आएगा? देखिए हम जब रीतिकाल की बात करते हैं, जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उसकी भी एक वीडियो है रीतिकाल की, तो उसमें मैंने बताया था कौन से रीति मुक्त कवि है, क्यों कहा जाता है उनको रीति मुक्त कवि सॉरी, और कौन से रीतिबद्ध है और कौन से रीति सिद्ध है। जो रीति सिद्ध कवि है उसमें यहाँ पहले तो हम इसका उत्तर कर लेते हैं। इसका उत्तर ये आएगा, रीति सिद्ध कवि बिहारी है। बिहारी, भूपति, चंदन, मतीराम। मतीराम को दोनों श्रेणियों में माना जाता है। ये कुछ कवि हमारे ऐसे हैं जिनको रीति सिद्ध कवि कहते हैं। रीति सिद्ध से अभिप्राय है जिनको रीतियों का ज्ञान था, पूर्ण रूप से सक्षम थे वो रीति ज्ञान में, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है उनका रीतियों का निरूपण नहीं किया। और रीतिबद्ध कवि वे थे जो रीतियों में ही बहकर चले और उन रीतियों के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करते रहे। और रीति मुक्त कवि वो थे जो जानते, वो रीति मुक्त कवि जो है ना, उनको रीतियों से कोई लेना देना नहीं था, उन रीतियों से निकल के उन्होंने अपनी रचना की थी, तो वो रीति मुक्त की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे 3 प्रकार के कवि यहाँ पर जो दिए गए, बिहारी रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं, घनानंद रीति मुक्त, केशव और देव रीतिबद्ध कवि है। उसके बाद 25वां प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी रत्नाकर किस कवि का ग्रंथ है? बिहारी रत्नाकर रचना का नाम है। 25वां प्रश्न, किस कवि की रचना है? घनानंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब रत्नाकर और रत्नाकर इसके साथ लगा हुआ है, तो इस प्रकार करके जोड़ लीजिए इस रचना को। बी ऑप्शन रहेगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है बिहारी रत्नाकर। उसके बाद आगे देखिए 26वां प्रश्न हमारा क्या कहते हैं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास को सही क्रम में लगाइए, यानी कि पहली कौन सी आई फिर कौन सी आई। ये भी बड़ा अच्छे से चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है और बड़े मेरा प्रिय विषय रहा है डिटेल में कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ कब है। यदि हम भाषा, हिंदी भाषा के विकास की बात करें
तो यहाँ सबसे पहले जो है ना, हिंदी के पहले की भाषा कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि अपभ्रंश का विकसित रूप हिंदी है। और अपभ्रंश किसका विकसित रूप है, वो प्राकृत का विकसित रूप है। और प्राकृत किसका, पाली का। तो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। इनका काल सन सुन सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यहाँ लंबा हो जाएगा अगर हम इस सारे को करने लगे तो। 27वां प्रश्न क्या कहता है, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा कवि हुआ और दूसरे फिर कौन सा कवि हुआ। तो चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर, इनमें केशवदास सबसे बड़े थे। सबसे पहले तो आप ये चीज मान लीजिए, केशवदास सबसे बड़े हैं इसमें, और केशव तो एक में ही दिया गया है, तो इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर ढूंढेंगे नहीं कि कौन कौन। जब एक में दिया गया है तो बाकी तो सारे फिर अपने साथ अपने आप आ जाएंगे। ये देखिए क्या दिया है, केशव, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम और फिर सबसे छोटे इनमें पद्माकर है। तो डी ऑप्शन है इसका 27वें का। 28वां देख लीजिए, फिर 4 प्रश्नों वाला एक प्रश्न आ गया यहाँ पे, कवियों को कालक्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 28वां प्रश्न हमारा बड़े से छोटे की तरफ देना है, पहले कौन सा था, दूसरा। ये कठिनता वाले प्रश्न होते हैं जो इस तरह के होते हैं। सबसे बड़े इनमें अगर मीरा, सूरदास, रसखान और नंददास, इन सब की बात करें तो सबसे बड़े तो सूरदास थे इनमें, यानी कि 28वें प्रश्न का उत्तर, यदि सूरदास तो एक में ही दिया हुआ है सी में, तो नेचुरल है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सूरदास, फिर मीरा, फिर नंददास, रसखान सबसे छोटे हैं इनमें। तो यहाँ पे सूरदास बाकियों में दे नहीं रखा, जब 2-3 में दे रखा हो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है, जब 2-3 में एक तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद 29वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, कवित रत्नाकर निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सारी रचनाओं के सन याद करने बड़े मुश्किल होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी रचनाएं ऐसे जोड़ के देखनी है कि भाई ये कौन से काल की है, ये कौन से काल की है। अगर इस प्रकार की आ जाए फिर तो मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक ही काल की सारी रचनाएं आ जाए और अगर एक आधी रचना भी हमें याद है तभी हम जान पाएंगे, अन्यथा जान पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें क्या है, भरतमिलाप, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित रत्नाकर। 29वां प्रश्न हमारा इसका उत्तर, सबसे पहले भरतमिलाप, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। अब विनय पत्रिका जो है ना वैसे तो भक्ति काल की है और रामचंद्रिका रीति काल की, और कवित रत्नाकर भी, भरतमिलाप भी भक्ति काल का है। अब हमें देखना है, 2 भक्ति काल पहले था, रीति काल बाद में था। तो भरतमिलाप और विनय पत्रिका में भरतमिलाप जो है ईश्वरदास का, ये पहले लिखा, विनय पत्रिका तुलसीदास की, रामचंद्रिका केशव की। तो ये जो है हम बी ऑप्शन इसका 29वें का हमारा ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, ये सॉरी 29वां प्रश्न उत्तर बी, भरतमिलाप सबसे पहले है। तो इसी प्रकार अगर कालों की फिर तो निकालनी मुश्किल नहीं होती। प्रश्न नंबर 30 हमारा, 30 में क्या है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है। आनंद कादम्बनी जो थी महिला पत्रिका थी, पहली महिला पत्रिका भी माना जाता है इसको। ऑप्शन बद्रिका नारायण चौधरी प्रेमधन जो है वो इसके संपादक थे। डी ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या है प्रश्न नंबर 31, आधुनिक काल के किस चरण में समस्या पूर्ति काव्य रचना होती थी। आधुनिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1-2 बार स्क्रीनिंग में तो मैंने भी देखा इस प्रश्न को कि समस्या प्रधान रचनाएं किस काल में होती थी, उसमें आधुनिक समय में। 31वां प्रश्न, तो भारतेंदु युग ऐसा था जिसमें समस्या प्रधान रचनाएं, ज़्यादातर उपन्यास वगैरह जो या कहानियाँ जी थी समस्या प्रधान थी। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए, भारतेंदु युग में, ठीक है, 31वें का ए। उसके बाद 32वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित नाटक नहीं है। तो अनुदित मतलब उन्होंने जिसका अनुवाद नहीं किया। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको कहूँगी, अगर हमारे कोई नए बंधु आए हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के पास, अपने जो जानने वालों के पास लिंक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप सबका भला और थोड़े से समय में जो है हम थोड़े से प्रयत्न से स्टेट क्वालिफाई कर जाएं, यही हमारा उद्देश्य। अधिक से अधिक आपका स्टेट क्वालिफाई हो। कई बार तो क्या होता है, हम बिल्कुल नियर अबाउट 80+ जाके रह जाते हैं और तब बड़ा दुख लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो सतत प्रयत्न और थोड़ा सा मेरा सहयोग हो सकता है, शायद अब की बार आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक का मतलब उन्होंने अनुवाद किया है। नील देवी, छायावादी युग, प्रेम जोगनी, प्रयोगवादी युग। 32वें प्रश्न का यदि उत्तर की हम बात करें तो अनुदित नाटक है छायावादी युग। नहीं, ये 2 ऑप्शन गलत है इसके, बी और डी ऑप्शन ये हमारे कुछ और आना था यहाँ पे और ये गलत हो गई है। नील देवी और प्रेम जोगनी उनका नाटक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएगा, इसलिए हम 32वें प्रश्न को छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन किसी कारण से गलत टाइप हुए शायद,
तो इसलिए 32वें प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे इनके अनुदित नाटक जो है लगभग 7-8 तो अनुदित है इनके, और 10-11 इनके अपने मौलिक नाटक है। तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है। अच्छा, प्रिंट गलत हुआ है, ये टाइपिंग में गड़बड़ आ गई। तो 33वां प्रश्न देख लेते हैं हम क्या है। स्थूल छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यूं मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे पेपरों में मिलता है। किस आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रसाद के आंसू का प्रकाशन कब हुआ? आंसू उनकी रचना है प्रसाद की, जो करुण रस प्रधान काव्य है उनका, आंसू प्रसाद का। 34वें का उत्तर देख लेते हैं हम। 1920 में, 1925 में, 1930 में और 1936 में। आंसू का प्रकाशन काल 1920-25, 1925 में हुआ है आंसू का, बी ऑप्शन रहेगा इसका। 34वें का बी। 35वें का देख ले, कौन सी कृति नरेंद्र शर्मा की है? प्रवासी के गीत, मधुलिका, सतरंगिणी, रजत। प्रश्न नंबर 35, मधुलिका, सतरंगिणी और रजत शिखर। अब यहाँ 35% उत्तर ए, प्रवासी के गीत किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। 35 का ऑप्शन रहेगा ए, प्रवासी के गीत। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल की मधुलिका है अगली। उसके बाद है अगला हमारा 36वां। इनमें से पंत जी कौन सी रचना अरविंद दर्शन के, देखिए सुमित्रानंद पंत पे जो है अरविंद का प्रभाव रहा, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित भी उनकी ये पल्लव, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, समाधिता सारी उनकी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पल्लव जो है ना उसको तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और ये भी मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, तो इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे अब यहाँ पे। तो 36वें का ऑप्शन हमारा रहेगा स्वर्णधूलि पर उनका अरविंद दर्शन का प्रभाव है, सी ऑप्शन है इसका स्वर्णधूलि। कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि है? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सिद्ध गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो यहाँ पर इनके में से नागार्जुन जी जो है पूर्ण रूप से प्रगतिवादी कवि है, ए ऑप्शन रहेगा। नागार्जुन की कविताएं काफ़ी प्रगतिवाद का बहुत अधिक प्रभाव है उन पे। उसके बाद अगला 38वां प्रश्न देखिए, ठंडा लोहा किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठंडा लोहा किसकी रचना? धर्मवीर भारती का। ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा है, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? सप्तकों की यदि बात होती है तो 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। तार सप्तक पहला था, फिर हमारा दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। उनके सन भी मैंने बताए हैं पहले वीडियो में भी। तो तीसरे सप्तक के कवि कौन से नहीं हैं? 39वें प्रश्न की यदि बात करें, कुंवर नारायण जो है वो कौन सा कवि तीसरे सप्तक का है? तो यहाँ पर बाकी तो नहीं है तीसरे सप्तक के, और है अगर आता है तो कुंवर नारायण है। शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, इन सब की यदि हम बात करें, शमशेर दूसरे सप्तक के, मुक्तिबोध जो है वो तार सप्तक के हैं, और नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक के हैं, और कुंवर नारायण जो है वो तीसरे सप्तक के हैं। तो डी आ जाएगा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? यानी कि हिंदी विधाओं के अंतर्गत किस में आता है? 40वां प्रश्न हमारा। नाटक है, कविता है, उपन्यास है, रेखा चित्र है? तो बिल्कुल उपन्यास है, सी ऑप्शन रहेगा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है हमारा, 41वां। जूही की कली को किस कवि ने छापने से इनकार कर दिया था? जूही की कली निराला की रचना थी, जो उन्होंने 1916 में भेजी थी। कहाँ? सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको जो ना इतने सारे गोले गोले से मार के इसको वापस कर दिया था, और निराला को फिर उन्होंने बताया था कि तुम्हें इसमें क्या क्या सुधार करना है, और बाद में 1918 में वो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो जूही की कली किस पत्रिका ने छापने से इनकार दिया? उस समय पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका। राग दरबारी 41वां प्रश्न था हमारा, सी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? पहले आ चुका है लेकिन किसी और रूप में आया था, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचयिता है। 42वें प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन रहेगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गोदान की पूर्व पीठिका माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 43वां। कई बार सबसे प्रौढ़ उपन्यास पूछ लिया जाता है, तो वो गोदान है प्रेमचंद जी का। सबसे अंतिम और प्रौढ़ उपन्यास वही था, क्योंकि उससे अगला मंगलसूत्र तो अधूरा रह गया था। 11.5 उपन्यास यानी कि 12 पूरे और 13वां मंगलसूत्र अधूरा प्रेमचंद जी का। तो गोदान की पूर्व पीठिका किसे माना जाता है? तो प्रेमाश्रम जो है वो गोदान की पूर्व पीठिका माना जाता है, सी ऑप्शन है इसका।
44वां प्रश्न हमारा, जाह्नवी किस कहानी की प्रसिद्ध कहानी है? अगर जाह्नवी की हम बात करें तो जनेंद्र की है। जनेंद्र ने बहुत सारी ऐसी सुनीता, कल्याणी, जाह्नवी, इस प्रकार की महिला प्रधान कहानियां और उपन्यास खूब सारे नाम दिए हैं इस प्रकार के। तो सी ऑप्शन है 44वें का, जनेंद्र की है जाह्नवी। प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 प्रसाद के नाटक है और 1 प्रसाद का नहीं है। देखिए कौन सा प्रसाद का नहीं है। 8वां सर्ग स्कंदगुप्त, विशाख और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी उनका अंतिम नाटक है जो नाटक रंगमंच की दृष्टि से सबसे सफल माना गया है। स्कंदगुप्त भी है, विशाख भी है और 8वां सर्ग जो है उनका नाटक नहीं है। यदि 8वें सर्ग की बात करें तो सुरेंद्र वर्मा का है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। तो इस प्रकार ये हमारी 45 प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई। उम्मीद आपको पसंद आई हुई। चैनल देखते रहिए, इसी प्रकार प्रोत्साहन करते रहिए और शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्र बंधुओं को अवश्य भेजें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और जिसने ई बुक लेनी है वो शुरुआत की बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। धन्यवाद।